राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये कहा था कि मैं भैया आपके लिए ऐसी, आपने मुझे बहन कहा है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। फिर पहली राखी जब मैंने बांधी तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने दुआएं दी हैं सब कबूल हो गई। इतने सालों से जो रिश्ता है वो आज भी बिना हिंदू मुसलमान का टैग लगाए बिना आज भी हमारा रिश्ता इतना ही पाके जितना आज से 42 साल पहले था। समझिए, मोदी साहब अगर कट्टर होते तो वो आज भी मुस्लिम से इतने साल तक रिश्ता थोड़े रखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और एक नहीं कई सारी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी इस तस्वीर में राखी बंधवाते नज़र आ रहे हैं। और जब हम अहमदाबाद के घर में आते हैं तो ऐसे ही राखी बंधवाते हुए उनकी कई सारी तस्वीरें हमें नज़र आती हैं और उस तरह के कोलाज बना के यहाँ पे घर में लगाए गए हैं। जैसे ये तस्वीर है एक जो 2 साल पहले या 3 साल पुरानी है। एक तस्वीर ये है जिसमें प्रधानमंत्री को राखी बंध रही है। दूसरी तस्वीर है जिसमें पेंटिंग्स गिफ्ट की जा रही हैं और ये तब की है जब प्रधानमंत्री बन चुके थे। लेकिन नज़र पड़ती है नीचे तो और कई सारी तस्वीरें नज़र आती जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तब की तस्वीरें हैं जिसमें इन तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री के साथ 2 किरदार नज़र आ रहे होंगे। जैसे अभी इधर भी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी तस्वीरें लगी हुई हैं और इसमें आपको प्रधानमंत्री के साथ 2 चेहरे, 2 किरदार नज़र आते हैं बार बार हर फ्रेम में। एक हैं कमर मोहसिन शेख जो प्रधानमंत्री मोदी की मुंह बोली बहन हैं और एक है मोहसिन भाई जो कि प्रख्यात विख्यात पेंटर हैं और प्रधानमंत्री मोदी से इनकी बड़ी दोस्ती है। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प लगी जब हम अहमदाबाद में आए और गुजरात चुनाव की कवरेज के दौरान तो हमें पता लगा कि एक घर ऐसा है यहाँ पे। तो हमें लगा कि इससे चल के ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोदी और फिर जब मुस्लिम की बात होती है तो 2 अलग अलग फ्रेम बना कर के बात की जाती है। लेकिन ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी इसलिए हमने ये तस्वीरें देखी और हमको ये घर बरबहस ये खींचे लाया। और अब मैं आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा इंट्रो देने में या फिर परिचय देने में, क्योंकि हमारे बगल में कमर मोहसिन शेख हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुँह बोली बहन है। और मैं इससे ज़्यादा आपका क्या परिचय, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं एक आम सी इंसान हूँ और ख़ास इसलिए हूँ कि मैं पीएम को राखी बांधती हूँ सालों से। तकरीबन ये मेरी 28वीं राखी होगी शायद अब। 28वीं जी। और उससे पहले से पहचान थी लेकिन जो बांधनी शुरू की वो तब से मैंने दिल्ली से हम दिल्ली गए थे, वहाँ जाकर उनको पहली राखी मैंने बांधी थी। शुरुआत कब होती इस सिलसिले की? वही मैंने आपको बताया कि 28 साल पहले दिलीप भाई संघानी हमारे एक एमपी थे गुजरात के, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इफ्को के चेयरमैन। जी, इफ्को के चेयरमैन हैं। तो उनका घर था, तब वो एमपी थे उस वक्त। तो वहाँ उनके घर पर हमारी मुलाकात हुई थी। हम भी वहीं थे और मोदी जी भी वहीं ठहरा करते थे। तो शाम को मेरे हस्बैंड हम लोग पेंटिंग्स लेकर गए थे एग्जीबिशन करने के लिए। तो दिलीप भाई के यहाँ रुके थे। तब शाम को जब मोदी जी आए और दिलीप भाई ने बताया कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे बारे में बताया कि ये मोहसिन शेख हैं, इनकी वाइफ हैं। तब उस वक्त उनके मुंह से निकला था कि कैसी है बहन, ऐसा उन्होंने पूछा था। तो वो मुझे मेरे दिल को छू गया। मतलब मैंने कहा कितने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने कितने प्यार से बोला है कैसी है बहन। तो उसके 4-5 दिन के बाद ही कुछ रक्षाबंधन था। फिर हम लोगों ने जब मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि इनको राखी बांधनी चाहिए तो मैं बाज़ार गई, जाकर राखी लेकर आई और उनको पहली राखी वहाँ पर मैंने बांधी। कौन से साल की बात है? 92-93? नहीं, 94-95 ऐसा कुछ होगा। 28 ईयर्स से पहले जो भी इतना टाइम था। तब तो वो संगठन में थे बीजेपी? जी हाँ, वो संगठन में थे और उसका ही वो करते थे। लेकिन राखी बांधते वक्त मैंने उनको ये कहा था कि मैं भैया आपके लिए ऐसी, आपने मुझे बहन कहा है, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप गुजरात के सीएम बने। तो उस वक्त वो एकदम से मुझे हंसे ज़ोर से, बोले कि कहाँ मुझे बद्दुआ दे रही, जैसे मजाक में नहीं बोलते, कहाँ मुझे बद्दुआ दे रही है। बोले मेरे ये संघ का काम ही अच्छा है, मैं यही करता हूँ। उस वक्त किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी मैंने दुआएं दी हैं सब कबूल हो गई, क्योंकि वो उसके बाद इलेक्शन हुआ और वो सीएम बने गुजरात के। फिर पहली राखी जब मैंने बांधी तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि आप हिंदुस्तान के पीएम बने। फिर वो हंसे ज़ोर से। उसका भी शायद इस फोटो में है जो फोटो की बात, मैं राखी बांधी हूँ ना, तब मैं उनको कहती हूँ
तो बहुत ज़ोर से हंसे वो, बोले हाँ सब तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ये तो कहाँ की फोटो है? ये गांधीनगर में जो रक्षाबंधन होता था तब का है ये। अच्छा। हाँ सीएम थे ना, तो वो तब रक्षाबंधन तो बहुत ज़ोर से मनाया जाता है सभी जगहों पर। तो तब मैंने उनको कहा था। फिर जब पीएम बन गए और उन्होंने बुलाया मुझे, तब मैं गई। फिर बोले आप क्या दुआ करेंगी? मैंने कहा मैं कहूँगी कि आप पूरे वर्ल्ड पे राज करें। तो ऐसा हुआ भी। तो बस अभी तो मैं यही दुआ करती हूँ कि 2024 जो आने वाला है इसमें भी वो इसी तरीके से आएँ और ऐसे ही अच्छे काम करें और सभी का उसमें भला हो। ये मैं तो उनके आपको जैसे कि हिंदुओं में ये त्योहार मनाया जाता है राखी, तो आपको राखी के बारे में कैसे पता चला कि हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी ऐसी है कि मेरी मम्मी के साइड के सब लोग अहमदाबाद के, मतलब सालों से नाना परनाना के ज़माने से सब लोग यहीं पर। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो मेरे दादा जो हैं पाकिस्तान चले गए थे और मेरे नाना जो थे वो यहीं रहे। तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, सब हो गया, तो मैं अपनी मम्मी की एक हूँ। मेरे फादर नहीं थे, मेरे ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारी शादी हो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुमको मैं अपने बहन और भाइयों, पहले ऐसा था कि कभी लेटर भी इधर से उधर पोस्ट होने में 6-6 महीने के बाद लेटर मिलते थे और टेलीग्राम करें तो वो भी बहुत लेट मिलते थे। तो मेरी मम्मी के फादर गुजरे, मदर गुजरी, सब गुजरे, वो बेचारी रो रो के रह जाती थी। 6 महीने के बाद लेटर आता था तब पता लगता था कि वो 6 महीने पहले गुजर गए। तो मिलाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी अहमदाबाद। आप पहले पाकिस्तान रहती थी? मैं कराची से थी। हाँ जी, मेरी पढ़ाई वहाँ हुई, सब पूरा हो गया। शादी भी तकरीबन तय थी मेरी, लेकिन मम्मी ने कहा पहले मिला के आ जाओ सबसे, उसके बाद में शादी करेंगे। तो फिर हम यहाँ आए तो मेरे मामा जो थे उन्होंने और सब लोगों ने कहा कि अब हम नहीं जाने देंगे, बहुत आप वहाँ रह लिए। उन लोगों ने फोर्स किया, यहाँ रुक गए। मेरी मम्मी ने कहा कि आप कोई अच्छा लड़का बताइए, मुझे उसकी शादी करनी है। तो लड़कों की लाइन लग गई। फिर उनमें से एक मोहसिन शेख चित्रकार हैं ये, तो उनसे मेरी शादी तय हुई और मैं यहाँ पर आई। अच्छा, तो आपका पहली बार तो राखी देखकर मेरा ऐसा मतलब मुझे रंग बिरंगी चीज़ें दिखती थी। तो मैंने पूछा किसी को कि ये हमारे यहाँ जो सिटी एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इसकी, कराची में तो इस तरह का नहीं होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे कि यहाँ होता है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने पूछा उसके बारे में। तो पहली राखी तो मुझे पता नहीं था, मैं समझती थी कि लड़कों को बांधते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बांधने के लिए गई थी। मुझे पता नहीं था कि थोड़े दिन के बाद इनके साथ मेरी शादी होगी। इन्होंने कहा अरे नहीं, मुझे नहीं बंधवानी, मेरे भाई को बांधो। तो मैंने कहा कैसे हैं ये, राखी बांधने के लिए मना कर दिया। तो मैं इनके भाई के पास चली गई। तो ये लोग 4 भाई थे, तो उन्होंने उन सबको बांधी सिवाय इनके। फिर थोड़े दिन के बाद अचानक जब हम जाने लगे और उन लोगों ने, मामा ने यहाँ रोका हमको, तब ये लोग मेरे मासा जो है उनके बराबर के घर में रहते थे ये लोग, उनके साथ तय हुई और 4-5 दिन में ही, मतलब 1 वीक में हमारी शादी हो गई और हमने पाकिस्तान जाने का कैंसिल किया और तब से यहाँ आए। तब से इंडिया में। तो फिर आपको राखी ये किस साल की बात होगी जब शादी हुई? हाँ 81 में हुई मेरी। 81 में। जितनी मैं पाकिस्तान से जब यहाँ आई थी तो मैं 21-22 साल की होंगी मुश्किल से। और यहाँ मुझे 42 ईयर्स हो गए। तो आप पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान की हो गई? बिल्कुल पक्की है। अब तो मैं पक्की, अब तो क्या, यानी कि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी इंसान है, मैं हिंदू या मुस्लिम किसी की बात नहीं करती हूँ, जो इंसान जहाँ रहे वहाँ का वफादार रहना चाहिए। मेरे दिल में जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मैंने, ठीक है वहाँ मैं पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं उसका फेवर करूँ या उसके बारे में बातें करूँ, कभी किसी के साथ मैंने कोई बात नहीं की है। और मैं पक्की यहाँ की हूँ, यहाँ तक कि मेरा बेटा जो है वो इंटरनेशनल स्विमर है, फर्स्ट पर्सन है वर्ल्ड में जिसने दुनिया के 10 समंदर तैरे हैं। तो मैं जितना ये आपके बेटे हैं? जी हाँ, ये मेरे बेटे हैं। ये तो पुराना फ़ोटो है, अभी तो तब ये जो फोटो है ये तब इंग्लिश चैनल करके आया था। अच्छा। 16 ईयर्स का था तब का है ये। इंग्लिश चैनल करने वाला पहला गुजराती है ये। और उसमें ऊपर की फोटो और ये, हाँ जी, ये हम दोनों हैं। जी तब तो मुख्यमंत्री रहे होंगे? जी हाँ, तब मुख्यमंत्री? जी हाँ, जी हाँ, और जी वो हाथ पकड़ के जी। तो मैं जितना, ये जब भी स्विमिंग करता है ये 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तब मैं इसके साथ रहती हूँ और अपना फ्लैग पकड़ के बैठी रहती हूँ मैं। एक बार मेरा फ्लैग जो है, आपको पता है कि हवा बहुत होती है पानी में, तो जो 20 समंदर में होते हैं तब बहुत हवा होती है, तो उड़ गया था वो।
तो फिर मैंने रात को जब मैं वापस आई तो रात को मैंने बैठ के वो फ्लैग बनाया और फिर से उसको दूसरे दिन जो कंपटीशन था उसमें मैं लेकर गई थी और हर वक्त ये कहती थी कि बस इसकी इज्जत के लिए आपको करना है, हिंदुस्तान के लिए मेडल लाना है, हिंदुस्तान के लिए करना है सब कुछ। तो इस तरीके से मैंने बहुत इनकरेज किया है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छे दिल का, बहुत साफ सुथरा बच्चा है। अच्छा, मैं आपके घर में एक लेटर भी देख रहा था, जब मैं आया नज़र पड़ी तो एक ये अभी का रक्षाबंधन ये इस बार हम गए नहीं थे। अच्छा, इस बार नहीं हुआ था। अंदर खोलें आप, इसमें लिखा हुआ भी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया हुआ है। क्या है इसमें? उन्होंने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। ये देखिए, ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह रक्षा सूत्र पावर स्नेहिल अभिव्यक्ति ने मुझे राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने रहने नव ऊर्जा से भर दिया है। नव संकल्प अग्रसर है। वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक अगले 25 वर्षों के अमृत कालखंड में भव्य व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हमारी नारी शक्ति की भूमिका काफ़ी अहम सिद्ध होगी। मुझे विश्वास है कि देश व समाज की बेहतरी में आप अपने प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और दूसरों को भी प्रेरित करती रहेंगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका नरेंद्र मोदी। यस मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। कैसा लगता है जब ये खत आया आपके नाम? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। हाँ। और दुआ करती हूँ मैं हमेशा यही कि वो इसी तरीके से काम करें, उनकी सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र हो। आप तो उनको सालों से जान रही हैं। जब वो मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता थे या संगठन में छोटा मतलब थोड़ा बहुत उनको पद मिला था, तब तो सीएम बनने का कोई सोचता भी नहीं। बड़े बड़े नेता थे, केशु भाई, शंकर सिंह वाघेला। तो तब से और आपके व्यवहार में कोई फर्क आया है? वैसे बिजी हो ज़्यादा हो गए हैं, वो वजह अलग है। लेकिन असल में क्या हुआ था, एक स्टोरी ऐसी भी है कि नरेंद्र भाई जब महामंत्री थे और हमारे यहाँ गुजरात में कौन से साल में जो गवर्नर एक आए थे, डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, वो दिल्ली से आए थे। वो वाइस चांसलर रह चुके थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। वो हमारे यहाँ के गवर्नर 5 साल रहे हैं। तो उनके साथ कई बार मिलना हुआ था हमारा और उन्होंने भी मुझे बेटी बनाया हुआ था, काफ़ी एज थी उनकी। तो जब वो जा रहे थे तो हम लोग उनको मिलने के लिए गए थे। तो बहुत सारे लोग थे एयरपोर्ट पर, तो काफ़ी लोग होते हैं। जाने से पहले उनके यहाँ सब एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उसमें हम लोग गए थे। तो गवर्नर साहब ने मोदी जी को, हम लोग जब गए उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप, मोदी जी से कहा कि आप इनको जानते हैं। हमें पूछा कि आप उनको जानते हैं, तो हम तो मिले हुए थे उनसे, तो हमने कहा जी। तो फिर मोदी जी को उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है और मैं इन्हें आपके हवाले करके जा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा आपकी बेटी है, ये मेरी बहन है बोले। फिर उन्होंने ये कहा, तब मुझे उस वक्त भी बहुत अच्छा लगा कि गवर्नर की बेटी होना और एक हमारे महामंत्री यानी अब तो पीएम की बहन होना भी बहुत फ़ख्र की बात है। तो आप जब जाती हैं तो कैसे बातचीत होती है? आपको कमर बेन बोलते हैं? बहन बोलते हैं। अच्छा, बहन। कैसी है बहन, ये वर्ड है उनका। कैसी है? गुजराती में बेन बोलते हैं ना? नहीं, बेन नहीं, बहन कहते हैं। उनकी तो बड़ी अच्छी हिंदी भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है। मतलब आप उसमें नुक्स नहीं निकाल सकते, इतना अच्छा बोलते हैं वो। सब कुछ अच्छा है। तो आपकी बातचीत हिंदी में होती है? जी हाँ, हिंदी में। मैं जो भी बोलती हूँ वो उसका वैसे ही जवाब देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गुजराती में बोले या हिंदी में। मुझे यहाँ सब लोग मना करते हैं कि आप मेहरबानी करके गुजराती मत बोलना, आप जो बोलते हैं वो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं गुजराती ऐसे टूटी फूटी बोल लेती हूँ, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकती मैं टूटी फूटी बोल लेती हूँ। तो अभी जैसे कोविड टाइम में आप राखी बांधने नहीं जा पाई, तो फिर ये लेटर आया, और जब आप मिलती हैं वहाँ पे जाती, तो एक होता है ना कि जैसे आपने देखा हो किसी का रहन सहन स्वभाव, तो उसमें कुछ पीएम बनने के बाद फ़र्क आया कि नहीं, मुख्यमंत्री थे तो थोड़ा ऐसा था? अच्छे थे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यही मुझे जो एक वजह नज़र आती है कि हमारे अलावा भी बहुत सारे हज़ारों लाखों काम हैं उनको। पूरा दिन, सुबह से जो आदमी रात को 3-4 घंटे ही सोता हो और पूरा दिन काम में रहता हो। पहले तो इतना काम नहीं था, इतना सुबह से शाम तक होता था, रात तक होता था। लेकिन अब जिस तरीके से उनका काम होता है तो इसकी कोई शिकायत ही नहीं करनी चाहिए कि वो वक्त तो कम मिलता हो। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे कोई फंक्शन में मिले, कहीं मिले तो बात हो जाती थी ज़्यादा। तभी भी सब पूछते थे, सबसे मिलते थे। उनकी सबसे बड़ी बात खूबी है,
जितने भी लोग खड़े हों या उनको दिखते थे सबके साथ वो बातचीत करते थे। लेकिन अभी वो बात नहीं है कि सबके साथ बात करना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए भी। बात करते आत्मीयता में कमी बात करते हैं, नहीं आत्मीयता में कमी नहीं है, टाइम कम रहा है लेकिन नेचर तो वैसे ही है उनके अंदर। ये फोटोज देखता हूँ तो आप एक हाथ से राखी बांध रही हैं और आप जिस हाथ दूसरे हाथ से उतनी मजबूती से उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है आपके पतिदेव और मोहसिन साहब का। तो आपका क्या कनेक्शन है? सर मैं एज ए पेंटर इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग मैंने बहुत किए हैं और मुस्लिम होने के बावजूद मैं शास्त्रों वेदों उपनिषदों पे लेक्चर देता हूँगा, यानी डीप महाभारत रामायण, यानी वो महाभारत रामायण की कथा नहीं होती, उसके ऊपर मैं डीपली स्टडी करता हूँ और उसका जो डीप नॉलेज जो होता है, चिंतन मनन और मनोमंथन के बाद जो बात आती है वो बात मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मोदी साहब भी मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थे, तो अक्सर बात होती रहती थी इस विषय पे। आप भी तब पहली बार मिले थे जब मैम? नहीं, मैं उनके पहले से मैं उनको जानता था, मगर इतना मिलना नहीं होता था, इतना मिलना, क्योंकि वो उनका कोई घर तो नहीं होता था उस ज़माने में, तो वो संघ के काम के सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे गुजरात में आज कहाँ है कल कहाँ है हमें भी पता नहीं होता था। तब उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन भी नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादातर हमारा मेरा शादी के बाद में मिसिस के साथ में एग्जीबिशन के सिलसिले में जाना हुआ और वो अक्सर तब तक वो भी अपने फील्ड में मतलब काफ़ी आगे आ गए थे संघ में, वो मंत्री भी बने थे बीजेपी में, फिर महामंत्री बने और फिर सीएम बने, तो वो अटैचमेंट जो हमारा आर्ट का, और वो आर्ट लवर भी बहुत ज़बरदस्त है, उनको पेंटिंग से बहुत लगाव है, शायरी से बहुत लगाव है, गीतों से बहुत लगाव है जी। वो खुद लिखते हैं, वो खुद लिखते हैं। मोदी साहब का कोई भी पहलू ऐसा, वो एक्चुअली तो उनके बारे में क्या कहूँ, शायर नरेंद्र मोदी कहूँ, चित्रकार का चाहने वाला नरेंद्र मोदी कहूँ, कि लोगों का सब आज आपको वो मिलेंगे 20 साल के बाद, अगर आप उनको मिलेंगे ना, आज आप पहली बार मिले, 20 साल के बाद जब आप उनको मिलेंगे ना तो आपको अपने नाम से बुलाएंगे। 20 साल बाद भी जो आदमी सामने वाले बंदे को अपने नाम से बुला सकता है तो दूसरे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो इससे याद एलिफेंटाइल मेमोरी है। हाँ, मतलब इससे आप ये अंदाज लगाए कि उनकी मेमोरी कितनी पावरफुल होगी। मैं तो साहब बहुत लोगों से मिलता हूँ, मगर कई बार चेहरे उनके याद रहते मगर नाम भूल जाता हूँ, मगर वो तो इतने साल के बाद भी जब आप मिलेंगे तो आपको नाम से बुलाएंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। तो ये सब खूबियाँ आम लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर कितनी टैलेंट है और वो कितना जज्बा रखते हैं देश के लिए, ये कहने के अल्फाज नहीं है साहब। तो ये पेंटिंग, और ये तो आप बिल्कुल नई बात बता रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है कि पेंटिंग भी करते हैं। पेंटिंग नहीं करते, पेंटिंग के चाह के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने जितने भी जो नेशनल स्पिरिट में मैंने जितने भी पेंटिंग बनाए, जैसे मैंने बनाया पोखरण अनुद्रा का, फिर क्लिंटन मोनिका सीरीज बनाई, कारगिल वॉर सीरीज बनाई, मैन ऑफ द मिलेनियम सीरीज बनाई, तो ये सब में हम थॉट उनके साथ में डिस्कशन करते थे कि वो भी करगिल गए थे उस वो भी करगिल गए थे, तो वो क्या वो थॉट देते थे मेरे को कि मोहसिन, मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह की अगर पेंटिंग बनाई जाए और लोगों में अवेयरनेस लाई जाए तो क्या ख्याल है तुम्हारा। तो फिर हम उस टॉपिक पे घंटों तक डिस्कशन होता था हमारा कि हमको किस तरह से लोगों को सर आप हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तान ने जो हमारे देश के लिए ये किया उससे आपके दिल में भी बहुत गुस्सा है, मगर आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है कि आप उसको ड्रॉ कर सकते, तो आपके जज्बात को किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे। तो वो जब मैं और मोदी साहब मिलके उस विषय पे हम डिस्कशन करके जब पेंटिंग बनाते थे, तो हम आम आदमी को मद्देनजर रख करके वो पेंटिंग बनाते थे कि जो मैसेज नेशनल स्पिरिट का है वो आम से आम आदमी तक वो बात जाए, और उसके अंदर हम पेंटिंग भी बनाते थे, काव्य भी लिखते थे और उसके बारे में उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी लिखते थे कि ये पेंटिंग हमने क्यों बनाया है। तो उससे क्या होता था कि लोगों के अंदर नेशनल स्पिरिट की एक अवेयरनेस आ जाती थी। तो ये जो मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, जैसे ये आपकी ये तो कॉपी पेंटिंग है, ये ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है, ये तो कॉपी किया है, किसी को जो चाहिए था उसके लिए। मैं जैसे ये पेंटिंग है तो ये मेरा ओरिजिनल पेंटिंग है। ये पेंटिंग जो प्रणव दा तब राष्ट्रपति थे, तब हमारे गवर्नर साहब, तेज जरा दिखाना ये पेंटिंग, तो गवर्नर साहब गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, गवर्नर साहब उस पेंटिंग में मैं देख रहा हूँ कि कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं जी। ये कच्छ का है, सोमनाथ का मंदिर नहीं, ये कोटेश्वर महादेव है, कच्छ का कोटेश्वर महादेव। हाँ, कच्छ का है एकदम, जहाँ से इंडिया की जमीनी लैंड अपनी जो शुरू होती है, अपनी सीमा, वहाँ ये कोटेश्वर मंदिर है और सामने कराची है।
अच्छा, जी सामने कराची है, मगर कराची रात में लाइटों का एहसास होता है, दिन में नहीं दिखता। मगर रात में आप जाओगे तो वहाँ जो कराची में लाइटें जलती है तो बहुत सारा मतलब उसका रिफ्लेक्ट कराची में आपका ससुराल भी है। हाँ, कराची में मेरा ससुराल भी है। मगर आपको जान के बड़ी ये ताजुब लगेगा कि मैं मेरी ससुराल में इन 42 ईयर्स में सिर्फ 2 मरतबा गया हूँ। मौका नहीं लगा। हाँ, मौका नहीं हुआ। जाना भी कोई मेरे जितने भी कजन्स हैं सब लोग कनाडा अमेरिका हैं। वहाँ 2-4 लोग हैं रहते हैं जिनसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं कभी कभी। बहुत जाना नहीं होता ज़्यादा क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी। मैं अपने बेटे के पीछे काफ़ी बिजी रहती हूँ, उसका सब चलता है। लेकिन मोहसिन जी, मैं एक तस्वीर देख रहा था, मेरी बड़ी आते ही उस पे निगाह टिक गई थी। वो ये तस्वीर थी। ये कब की फोटो है? ये एक्चुअली हमने 95 में अटल जी ने अणु धड़ाका किया था, आपको पता हो तो। और उसके बाद अमेरिका ने अपने देश पे प्रतिबंध लगा दिए थे और अपनी तकरीबन 20-25 कंपनियों पर 95-96 के अंदर 98 था। हाँ, 98 के अंदर 95 में ये पीएम बने थे। फिर 97 हाँ 98 वो अभी तो मुझे बहुत याद नहीं है वो जी। मगर उसके बाद जब अणु धड़ाका हुआ तो मैंने क्या बनाया कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में से ये इंडिया है। हाँ, ये इंडिया है। अभी थोड़ी डार्क पेंटिंग है कि मगर उसमें बहुत क्लियर था। तो ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में से एक मतलब ऐसी चिंगारी अणु धड़ाके की निकली कि अटल जी ने ये कहा कि हम किसी को मारने के लिए अणु धड़ाका हमने नहीं किया, हम शांति के लिए अणु धड़ाका करना चाहते हैं। तो मैंने अग्नि में से व्हाइट कबूतरों को उड़ते हुए बताए थे कि भाई ये अग्नि जरूर है मगर इसमें शांति के दूध बाहर आ रहे हैं। ये हम किसी देश को हिरोशिमा नागासाकी बनाने वाले नहीं हैं हम लोग। तो ये मोदी जी भी उस वक्त आपके साथ हैं? जी। और ये हम सब, मैंने कहा ना कि हमारे पेंटिंग जब भी मैं करता था तो मोदी साहब के साथ में जो मेरे ताल्लुकात थे तो उनके साथ में हम काफ़ी मतलब उस विषय पे डिस्कशन करते थे। और डिस्कशन करने के बाद वो पेंटिंग बनते थे। अच्छा जी। तो ये आप तब दिल्ली में जाकर के? जी, दिल्ली में जाकर के पीएम हाउस में हमने उनको ये पेंटिंग गिफ्ट करा। बहुत सारी फोटोज आपकी मैं ये देख रहा हूँ। ये नितिन पटेल हैं इसमें। मेरे पास में हजारों फोटोग्राफ है उनके, मगर मैं वो मेरे अपने लिए है, मैं लोगों को बताता नहीं हूँ। ये इसमें देख रहे हैं कि कमर जी पैर छू रही हैं। ये मेरा ख्याल है 95-96 की है। ये पुरानी फोटोज है उस हाव भाव से देख कर। जी काफ़ी पुरानी। ये भी वही पेंटिंग है जो मैंने आपको बताया ना कि वो प्रणव दा को उन्होंने गिफ्ट किया था। आप राष्ट्रपति भवन में मेरे कुछ पेंटिंग है, पीएम हाउस में मेरे कुछ पेंटिंग है, हमारे विधानसभा में सीएम गवर्नर हाउस, सीएम हाउस और जितने भी वीवीआईपी जो एरिया है वो सभी जगह पे मेरे पेंटिंग लगे हुए हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में भी, प्राइवेट उद्योग गृह में भी मेरे काफ़ी पेंटिंग है। बहुत मैंने आर्ट की दुनिया में बहुत काम किया। पिछले 40 साल से मैं प्रोफेशनल पेंटर हूँ। आप जैसे बता रहे हैं कि आप बातचीत करते, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने गुजरात गया था तो मैं पीएम मोदी के एक दोस्त से मुलाकात हुई। हाँ बिल्कुल, दोस्त तो वो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं उनका चाहने वाला हूँ। एक कलाकार इमेज आप कहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि वैसे तो मैं दुनिया की नज़र में उनका बहनोई होता हूँ, मगर मैं बहनोई भी कहलाना पसंद नहीं करता। भाई अब वो इतने बड़े आदमी हैं कि वो भले रिश्ता हमारा, मेरी मिसेस उनको राखी बांधती है, वैसे उसूलन वो मेरे साले हुए ऐसे देखा जाए तो। मगर मैं ये भी नहीं शब्द प्रयोग करता, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर को वो इतना रिश्ता ही रखते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। वरना सर आज इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचने के बाद में अगर वो मुझे ना भी बुलाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर ये उनका बड़प्पन है कि इतने सालों से जो रिश्ता है वो आज भी बिना हिंदू मुसलमान का टैग लगाए बिना आज भी हमारा रिश्ता इतना ही पाके जितना आज से 42 साल पहले था। अच्छा मोहसिन जी, एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी बात किया हिंदू मुसलमान का टैग लगा के, तो जैसे आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जब बात होती है तो अक्सर आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और मुस्लिमों के बीच एक लकीर खींच के देखी जाती है, दिखाया जाता है। उस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं देखिए हर एक आदमी की अपनी एक सोच है, हर आदमी की अपनी एक समझ है। अब पॉलिटिक्स में आदमी है, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, तो मैं अक्सर ये लोगों को समझाता हूँ कि साहब देखिए पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिक्स मोदी साहब का सब्जेक्ट है। मेरा उनके साथ में जो कुछ भी नाता है वो मेरा अंगत फैमिली नाता हैगा, और वो जो कुछ भी करते हैं वो उनका पॉलिटिक्स से मेरी उसमें मेरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स लाइन जो है वो तो देखिए सब लोग, मैं ऐसा मानती हूँ, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, कुछ की वजह से सबको बदनाम नहीं करना चाहिए। जैसे हम हैं, आप किसी के साथ अच्छे रहेंगे तो वो पागल थोड़ी है कि आपको वो कुछ पत्थर मारेगा या करेगा। तो अगर सब लोग सही से चले तो पूरा एक ही है, कुछ अलग नहीं है। मैंने यहाँ आपको अपनी बात बताती हूँ, मैं कराची से थी, सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मेरे 42 साल में आज तक जितने लोगों के साथ रिलेशन थे, हिंदू की बात कर रही हूँ, मुस्लिम्स कम हैं, हिंदू मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, इनके दोस्त हैं, मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये
हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ। हम सब त्योहार तो एक साथ तस्वीरें मनाते हैं। भी लगता है कि नहीं, त्योहार भी हम सब साथ में बनाते हैं। जैसे आपने रक्षाबंधन का कहा, तो मुझे भी इतनी ही खुशी रक्षाबंधन की होती है जितनी उनको होती है। मैं बड़े बड़े लोगों को राखी बांधती हूँ। मैं इंद्रेश जी को भी राखी बांधती हूँ, आपको पता है, अगर नाम सुना होगा। क्यों नहीं है वो भी तब से, जब से हमारी मुलाकात हुई है तब से। मैं जब मोदी जी को बांधने जाती हूँ, उसके बाद उनको भी बांधने जाती हूँ। ऐसे कितने सारे लोग हैं आरएसएस के। अपने सुदर्शन जी हैं, जिन्होंने हमारे पेंटिंग का एग्जीबिशन चंडीगढ़ में किया था, और चंडीगढ़ में उन्होंने मोहसिन को प्रखर राष्ट्रवादी चित्रकार का खिताब दिया है, उसका खिताब दिया है। और जब वो खाना खाने बैठते थे यहाँ पर, जो कार्यालय है उनका, तो एक साइड पे मोहसिन को बिठाते थे, दूसरी साइड पे मैं बैठती थी, बीच में वो बैठते थे। इतना प्यार मैंने देखा ही नहीं है, कि मैं आपको सच कह रही हूँ। ये एहसास ही नहीं हुआ, हमको ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये संघ वाले हैं, या ये भाजपा वाले हैं, ये विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, या आरएसएस वाले। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सर, हम आज पूरी दुनिया अब तो इतनी छोटी हो गई है कि दुनिया मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी छोटी हो गई है कि अहमदाबाद में कुछ हुआ तो 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में पता चलता है, अमेरिका में अगर कुछ हुआ तो 1 सेकंड में यहाँ चलता है। मैं ये मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है, तो हम 135 करोड़ आज भारतीय है। हम सिर्फ इतना समझ लें कि मैं पैदा हुआ मुसलमान के घर, मैं मुसलमान हूँ, तुम हिंदू के घर पैदा हुए, ये तुम हिंदू हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। मगर कर्म से हम सब भारतीय हैं। जन्म से हम कुछ भी हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कुछ भी है, मगर कर्म से हम भारतीय। और जब एक एक भारतीय के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरा जन्म कुछ भी हो, मैं कर्म से भारतीय हूं, और जिस दिन 135 करोड़ भारतीयों को ये एहसास हो जाएगा कि अब हम भारतीय हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, तो सब दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से नहीं रोक पाएगी। ये मेरा पूरा तरह से यकीन रहेगा। और ये एक दिन मोदी साहब ही करके बताएंगे कि हिंदुस्तान के एक एक बंदे को, आज चाहे लोग कुछ भी हो, सब इतने बड़े मुल्क में हर तरह के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। तो भाई आप जो ये आपका नजरिया ही आप सोचते हैं, ये मेरा नजरिया है, मैं सोचता हूँ। मगर मैं मेरे देश से इतनी ज्यादा प्यार करता हूँ कि मुझे टेररिस्टों की धमकियां आई हैं सर, मुझे मेरे पेंटिंगों पे मारने की। मैंने जब टेररिस्ट के ऊपर जब मैंने पेंटिंग बनाए थे, हिंदू महाग्रंथों के आधारित आतंकवाद का खात्मा सीरीज जब मैंने बनाई थी, जिसका इनोग्रेशन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने, अडवाणी जी, सेंट्रल के मिनिस्टर, मोदी साहब, ये सब दिल्ली के अंदर आए थे। जब संसद भवन पे जब टेररिस्ट एक्ट हुआ था, उसके बाद मैंने हिंदू महाग्रंथों के आधारित आतंकवाद का खात्मा नाम की जब सीरीज बनाई थी, तो मेरे को टेररिस्टों की धमकियां आती थी। तब अडवाणी जी ने मेरे को कहा कि मोहसिन, मैं चाहता हूं कि तुमको सिक्योरिटी दूं, कुछ वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दूं या कुछ भी दूं। मैंने कहा सर, मैं कलाकार हूं, अगर मैं जिंदगी मौत से अगर डर गया होता तो मैं ये पेंटिंग ही नहीं बनाता। मेरी मौत अगर हो भी जाती है टेररिस्टों के हाथ से, और अगर मेरी मौत मेरे देश के लोगों को जगाने में अगर काम आती है, तो इससे बड़ी अच्छी जिंदगी मेरी और क्या हो सकती है। मैंने क्या, तो मुझे कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है कि मैं कलाकार हूं, जैसे जिगर से आया हूं ऐसे जिगर से वापस जाऊंगा, जिसके जो कर रहे हैं वो कर ले। तो सब राष्ट्र हमने बहुत सींचा है। ये यहाँ की जमी का एक एक, मेरे जिस्म में जितने बाल है ना सर, मेरे जिस्म में जितने बाल हैं ना, पैर से लेके सर तक, उससे कहीं ज्यादा मेरा रुआ इस सरजमी का मतलब शुक्रगुजार है कि मैं भारत देश में पैदा हूं, और भारत देश मेरी कर्मभूमि है, कि जहां इतनी तरह की विभिन्नता में भी हम एकता के साथ रहते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि आज ये पूरी मेरी सोसाइटी में जहां आप रह रहे हैं, ये 400 बंगले हैं, मैं अकेला मुस्लिम यहाँ रहता हूँ, मुझे कभी किसी का डर नहीं लगा। और हम उनके साथ इस तरह से मिले हुए हैं जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं, मेरे को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये हिंदू है। कभी ना कभी किसी को भी तकलीफ होती है, हम सभी तो इमीडिएटली इकट्ठा हो जाते हैं। मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। तो जहाँ भी मैं होती हूँ, जितने भी मेरे कोई हिंदू फ्रेंड क्या होती है, और मेरा टाइम हो जाता है, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और मैं नमाज पढ़ती हूँ वहाँ पर। जब इतना, तो किसका दिमाग खराब है जो कोई इस तरह करेगा। हमारे लिए भी बोलते हैं दुआ करना, तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। मतलब अच्छा, मेरा बेटा है, आज वो यहीं से पढ़ के वहाँ गया है, 12th तक यहाँ पढ़ा है। इतनी बार राइट्स हुए, उसको कभी मैंने ये नहीं जानने ही नहीं दिया कि राइट्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता है। उसके सब दोस्त जिस तरह मिलते हैं उसी तरह मिलते हैं। मैंने उसको कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इससे नहीं मिलना है, इससे मिलना है। उसने स्विमिंग किया, उसमें भी उसके साथी थे, हर जगह पर थे, लेकिन मैंने उसको कभी ये एहसास नहीं होने दिया। अगर मोदी साहब कट्टर होते, समझ लीजिए, मोदी साहब अगर कट्टर होते, तो वो आज मुस्लिम से इतने साल तक रिश्ता थोड़े रखते।
आज वो सीएम बन गए, समझ लो। पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में वो आरएसएस में आ गए, आरएसएस में आने के बाद में वो मंत्री बने, मंत्री के बाद वो महामंत्री बने, महामंत्री के बाद सीएम, सीएम के बाद पीएम। तो पीएम के बनने के बावजूद भी उन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई ये कमर और मोहसिन मुस्लिम है तो मैं इनको ना बुलाऊं। जो दिल का रिश्ता होता है, सब दुनिया चाहे कुछ भी बात कर ले, दुनिया में देखिए हर पार्टी के अंदर हर आदमी सब तो सरखे नहीं होते ने, सबकी सोच सरखी नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि अगर तुम्हारा दिल साफ है, साहब मेरे दिल से अगर निकला है तो आपके दिल तक वो पहुंचेगा। अगर उसमें अगर बनावट है तो बनावट भी पता चल जाती है आदमी की। अगर आप सच्ची हैं तो जब मैं सच बोलता हूँ, रात के 2 बजे भी उठ के मेरे को बोलोगे तो मेरे दिल में से सच ही निकलेगा। मुझे सच को याद रखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि इनके सामने क्या झूठ बोला था, इनके साथ में क्या झूठ बोला था। तो मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो फीलिंग के साथ खेलने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकता। मेरे पेंटिंगों के अंदर मैंने बहुत साफ साफ कहा आएगा, बिना डरे कहा आएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैंने हिला दिया था सर, क्लिंटन को, मोनिका सीरीज जब मैंने बनाई थी तब। और उसमें खुशवंत सिंह ने मेरे पेंटिंग का इनॉग्रेशन किया था। मैंने 11 पेंटिंग बनाए थे उसके अंदर। और उस वक्त भी नसीब से दिलीप भाई संघानी जो मेरे बहुत अजीज दोस्त है, वो उस एग्जीबिशन में शामिल थे उस वक्त दिल्ली के अंदर। और मीडिया ने जो उसको वर्ल्ड वाइज कवरेज किया है साहब, अमेरिका ने, हाँ, कई लोगों ने मेरे को ये कहा था कि ये अमेरिका वाले तुम्हारे को मार देंगे और ये होगा। क्या था उन पेंटिंग्स में? सर मैंने जैसे पोखरण का अणु धड़ाका अपना हुआ, उसके बाद अमेरिका ने जो पाबंदी हमारे देश पे लगाई, तो मैंने एक सीरीज बनाई, क्लिंटन मोनिका सीरीज। टाइटल था राष्ट्रीय स्वाभिमानी जीवन मंत्र हिंदू, और फिर मैंने पेंटिंग बनाए क्लिंटन और मोनिका के विभस्त चित्र, नग्न चित्र पेंटिंग के अंदर बनाए, और उसका इनॉग्रेशन खुशवंत सिंह ने कहा। अब आप मेरे को ये बताइए, आप में वो नग्न चित्र देखते देखते आप में राष्ट्रीय भावना जाग सकती है? नग्न चित्र देखते देखते राष्ट्रीय साहब लोग रोए। मैंने लिखा, मैंने काव्य लिखे थे कि ये चित्र मैंने क्यों बनाए, पढ़े लिखे, पढ़े समझे और फिर आगे बढ़े। यूं करके मैंने एक एक को समझाया। और वो गैलरी के अंदर जो भी आता था, मैंने कहा तुमको पहले पढ़ना है, यहाँ तुम नग्न पेंटिंग देखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ हिंदुस्तान। और जब वो एग्जीबिशन देखने के बाद आदमी जब बाहर निकलता था तो मुझे सीने से लगा लेता था कि बोले कि यार हमारे दिल में जो गुस्सा है ना, वो तुमने कैनवास पे बनाया आएगा कि हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, और जो देश की बात को तुमने रखा है उसको हम पूरी तरह से समर्थन देते। मैंने 11 पेंटिंग बनाए थे सर। ये पोखरण के बाद जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे तब मैंने ऐसा लिखा था कि ऐसा नापाक प्रेसिडेंट नैतिकता के लिए हम अपनी माओ बहनों को और हमारी खुद की जान को भी हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं देश के लिए। हमने हमारी माओ को बहनों को लूटा नहीं है। तुम तो प्रेसिडेंट पद पे बैठने के बाद अपने वहाँ की औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रख के तुम झूठ बोलते हो। तो ऐसा झूठा प्रमुख कौन सी नैतिकता के आधार पे हमारे देश पे प्रतिबंध लगा सकता है? हमने तो हिरोशिमा नागासाकी नहीं बनाया, तुमने तो हिरोशिमा भी बनाई और नागासाकी भी बनाई है। वो तो सारा तो कितनी मतलब आप लोगों ने कितनी अच्छी बात बताई। ये सारी चीज़ें जो है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो अच्छा एक सवाल और मेरा ये है आपसे कि जैसे होता है कि राखी जब बांधी जाती है तो भाई जो है ना अपनी बहन को नेक देते हैं, तो आपको नेक में क्या मिलता है? नहीं, मैं देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, अगर मुझे देंगे तो फिर और सबको नहीं, मतलब अब वो ऐसा नहीं ना कि वो पैसा ही हो या गिफ्ट हो, या उसमें वो कुछ भी हो सकता है, शब्द हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं। मैं उनसे जिस तरह से हमारा हाथ पकड़ते हैं वो, या जिस तरह से वो हमसे मोहब्बत से मिलते, कमर को आएंगे तो कमर की पीठ पे पहले तो थप्पा मारेंगे। वो कहेंगे कि क्या कमर क्या कर रही है, कैसी हो तुम, मजे में हो। प्रिंस क्या करता है, सुफियान को प्रिंस कह के बुलाते हैं बचपन से वो प्रिंस। मेरा बेटा जब कभी समंदर तैर के आता था तो अक्सर जब वो गांधीनगर में सीएम थे तो 15वीं अगस्त 26वीं जनवरी को ऑफिशियल फंक्शन होता था, तो हम भी उस फंक्शन में जाते थे। तो मोदी साहब जब सुफी भी यहाँ था तो वो जाता था तो कहते थे उसको, बे भाई तू तैर के आया कि चल के आया? तो बोले कि मामा आप एक काम करो, अहमदाबाद से गांधीनगर एक चैनल बना दो तो मैं अहमदाबाद से गांधीनगर तैर के आया करूँगा, कि मेरे लिए तैरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले कि इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप क्या कह रही थी? तो उस क्या कह रही थी कि मतलब हाँ, नहीं बस मैं तो उनसे हमेशा यही कहती हूँ, जब पहले दिन से यही कहती हूँ कि बस मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी तरीके से एक साथ रहें और चलते रहें। बस ये मुझे हमेशा, और वो करते हैं जो भी है, वो बताने की चीज़ नहीं होता। तो आपने कमर जी को सुना, मोहसिन भाई को सुना कि वो किस तरीके से इनके संबंध हैं प्रधानमंत्री से, और ये किस्सा जब हमें पता लगा तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग है और इसको आप लोगों तक लाना चाहिए। तो इन दोनों के साथ जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत का हिस्सा आपने देखा अब तक, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो मैं आपको शेयर करूँगा, और आप भी अपने दोस्तों को। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।